अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आइए आज आपकी नज़र समाअत है एक और सनसनीखेज क्राइम स्टोरी। मैंने अपनी सर्विस में बड़ी हंगामा खेज ज़िंदगी गुजारी थी। दिन रात लाशों से वास्ता पड़ता रहता था। कुछ लाशों की हालत देखकर कुछ देर के लिए जज्बाती हो जाता था और सोचता था, क्या इंसान इतनी दरिंदगी का मुजाहरा भी कर सकता है। वो भी एक ऐसी ही लाश थी, एक जवान औरत की लाश। चेहरे पर तशद्दुद के निशान थे जो दांतों से काटने के निशान लगते थे। थोड़े कहे को बहुत जानिए, बस इतना कह देना काफ़ी है कि औरत का जो अब एक लाश थी, बहुत ही बुरा हाल किया गया था। पास ही चूड़ियों का टोकरा पड़ा हुआ था, जिससे ये साबित होता था कि ये औरत चूड़ियाँ बेचने वाली थी। आगे बढ़ने से पहले इतना बता दूं कि लाश एक राहगीर ने देखी थी जो यहाँ से गुजर रहा था। उसने अपना फर्ज समझते हुए थाने में इतला देना ज़रूरी समझा। मैंने थाने में इससे एक छोटा सा इंटरव्यू कर लिया था और ये सुबह का वक्त था। मुझे हंगामी तौर पर क्वार्टर से बुलाया गया था। इस वक्त हम बकुआ पर मौजूद थे। मेरे साथ सिपाही दिलावर और कांस्टेबल शमशाद थे। ज़ाब्ते की कार्रवाई करने के बाद हमने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। सिपाही दिलावर को लाश के साथ भिजवा दिया। औरत को गला घोंटकर कत्ल किया गया था। ये जगह शहर यानी कि जहां हमारा थाना था और एक गांव के दरमियान थी। वीराना था। इन दिनों आबादी नहीं थी जिस तरह के आजकल है। गांव और देहात जो हैं आपस में मिलकर रह गए हैं। कुछ मकान इस वीराने से तकरीबन एक फरलांग के फासले पर थे। वहां से हमने चारपाई और चादर मंगवाई थी और लाश की हालत के पेश नज़र इसके ऊपर डाल दी थी। जाहिर है कुछ बंदे भी आ गए थे। कांस्टेबल शमशाद ने लाश और खुरों के फोटो बना लिए थे और हमने करीबी आबादी में तफ्तीश करने का फैसला किया। एक रिटायर्ड फौजी हमें अपने घर ले गया। उसने हमारी खातिर तवाज़ो के लिए तगोदो करने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये फौजी रिटायर्ड हमें रास्ते में मिल गया था। हमने इसे सूरत हाल बताई थी और इसे कहा था कि हमारे सामने बैठे। बंदा ज़हीन और इस उम्र में भी फुर्तीला लगता था। हम इसका नाम कदीर फर्ज कर लेते हैं। हाँ तो कदीर साहब, आपने इस चूड़ी फरोश औरत को कभी अपनी ढोक में देखा था? जहाँ हम बैठे थे ये एक ढोक थी। नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप आगे की कहानी सुनिए। थानेदार साहब, इस मामले में औरतें ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, क्योंकि खैर आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर वो उठकर चला गया। कुछ देर के बाद वो एक थानपान सी लड़की के साथ दाखिल हुआ। लड़की की उम्र 20-22 साल होगी। रंग गंदुमी था, आंखें छोटी छोटी और माथा चौड़ा था। उसने अपना सर और जिस्म एक थारीदार काली चादर से ढांपा हुआ था। लड़की हमारे सामने आकर बैठ गई। कदीर ने उसके साथ बैठते हुए कहा, थानेदार साहब, ये मेरी बेटी फहमीदा है, आप इससे ही पूछ लें। हाँ भाई फहमीदा, मैंने चूड़ी फरोश औरत की लाश की वो तस्वीर उसके सामने रखते हुए कहा, जिसमें सिर्फ चेहरे को फोकस किया गया था। इस औरत को तुमने कभी देखा था? देखें जी, इस चूड़ी फरोश औरत से मैंने कल ही चूड़ियाँ चढ़वाई थीं। इस वक्त अब्बू घर में नहीं थे। फिर इसने अपनी दोनों बाहें मेरे सामने कर दी। एक में सब्ज और दूसरे में फिरोजी रंग की चूड़ियाँ थीं। ये मीनाकारी की चूड़ियाँ थीं। बारीक बारीक मीना चूड़ियों को खूबसूरत बना देता था। ये लड़की बातों से अपनी उम्र से ज़्यादा लगती थी। बाद में मालूम हुआ कि ये शादीशुदा थी और इन दिनों अपने बाप के घर आई हुई थी। उसका एक भाई फौज में था और माँ अल्लाह को प्यारी हो गई थी। ये किस वक्त की बात है? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत सवाल कर दिया। तकरीबन 3 बजे की बात है जी, फहमीदा ने कुछ सोचते हुए कहा। पहले भी तुमने कभी इसको यहाँ देखा था? नहीं जी, उसने ठोस लहजे में जवाब दिया। हमारे लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी था। हम वहाँ से उठकर थाने आ गए। रास्ते में कांस्टेबल शमशाद ने मुझसे कहा था, सर, ये वारदात रात के पहले पहर के शाम के बाद की लगती है। इन दिनों सूरज 6 बजे गुरूब हो जाता था। थाने में मुझे कुछ गहमा गहमी नजर आई। जब मैं अपने कमरे में बैठ चुका तो मुझे बताया गया कि कुछ लोग एक औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हुए हैं। जब वो मेरे सामने आए तो मैंने देखा वो झुग्गियों वाले हैं। 2 मर्द और एक औरत थी। उन्होंने बताया कि इनके डेरे की एक औरत कल से लापता है। बाद में ये वही औरत चूड़ियाँ बेचने वाली निकली जिसकी लाश अब अस्पताल में पड़ी थी। वो 2 मील दूर से आए थे। उन्होंने बताया कि इन्हें कुछ पता नहीं था। थाने में आकर पता चला कि फिर वो रोने लग गए थे। डेरा 2 मील दूर था। ताहिरा के माँ बाप फौत हो चुके थे। हमने रिपोर्ट एक गुमशुदगी की नहीं कत्ल की दर्ज करनी थी, सो हमने कर ली
اور انہیں کہا کہ کل شام سے ذرا پہلے آ کر لاش کو لے جائیں۔ وہ روتے ہوئے چلے گئے۔ آج کل طاہرہ یعنی کہ مقتولہ ان کی ہی جھگی میں رہتی تھی۔ ان کے نکلتے ہی ASI رانا تنویر اندر داخل ہوا اور مجھے سلام کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ سر، مجھے پتا چلا ہے کہ ایک چوڑی فروش عورت کی لاش ملی ہے۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ پھر میں نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اسے آج کچہری سے ہو کر آنا تھا، اس لیے وہ لیٹ آیا تھا۔ سر، کوئی حد نہیں ہے انسان کی درندگی کی۔ خیر، ہم اس کو واپس تو نہیں لا سکتے، البتہ قاتل یا قاتلوں کو قرار واقعی سزا تو دلوا سکتے ہیں۔ بالکل بھائی، یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ڈیوٹی بھی ہے، میں نے مضبوط اور اٹل لہجے میں کہا۔ ہم نے انہی باتوں کے دوران لنچ کیا، چائے پی اور ایک لاہے عمل تک پہنچ گئے۔ رانا اٹھ کر چلا گیا۔ یہاں یہ بات بتا دوں کہ چوڑیوں کا ٹوکرا اس وقت تھانے میں پڑا ہوا تھا، جو ابھی ہمارے پاس ہی رہنا تھا۔ ڈھوک میں ہم نے جان بوجھ کر زیادہ تفتیش یا پوچھ گچھ نہیں کی تھی، تاکہ اگر قاتل یا قاتلوں کا تعلق اسی ڈھوک سے ہے تو وہ ہوشیار نہ ہو جائیں۔ ہم نے اب خفیہ طور پر سب کچھ کرنا تھا۔ رانا اسی سلسلے میں گیا تھا۔ شام سے ذرا پہلے رانا آ گیا۔ اس کی تفتیش یا پوچھ گچھ سے جو کہانی سامنے آئی اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کل بدنصیب چوڑی فروش عورت نے ڈھوک کے 4 گھروں میں چوڑیاں بیچی تھیں۔ آخری گھر سے وہ 4 بجے کے قریب نکلی تھی۔ اس کے بعد ڈھوک میں اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ ساری باتیں ہماری مخبر عورت نے خفیہ طریقے سے ڈھوک میں چل پھر کر پتہ کی تھیں۔ ان میں ایک کام کی بات یہ معلوم ہوئی تھی جس کا ذکر میں آگے کروں گا۔ اگلے دن تقریباً 1 بجے کے قریب لاش آ گئی۔ عورت کے لواحقین آئے بیٹھے تھے۔ وہ روتے ہوئے لاش کو لے کر چلے گئے اور میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے میرے بیشتر اندازوں کی تصدیق کر دی۔ عورت کو 3-4 بندوں نے اپنی مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا تھا اور آخر میں گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔ کچھ باریک اور شرمناک باتیں بھی لکھی تھیں جن کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ موت کا وقت 8 اور 9 بجے کے درمیان لکھا تھا۔ جہاں سے لاش ملی تھی وہاں سورج غروب ہونے کے بعد کوئی جاتا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ شاذ و نادر ہی اس ویرانے کی طرف کوئی جاتا تھا۔ میں نے رپورٹ پڑھ کر رانا کی طرف دیکھا۔ وہ رپورٹ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا، سر، یہ بات تو ثابت ہو ہی گئی ہے کہ چوڑی فروش کے لیے دل میں قاتلوں نے بہت غصہ رکھا ہوا تھا اور یہ غصہ عداوت کی انتہائی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ لیکن کیا رانا صاحب؟ میں نے میز پر رکھے کاغذات پر پیپر ویٹ رکھتے ہوئے کہا، سر، اسے 4 بجے کے بعد ڈھوک میں نہیں دیکھا گیا۔ وہ اس ویرانے کی طرف کیا لینے گئی تھی؟ اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک کیا اور آخر میں اسے قتل کر کے چلتے بنے؟ بھائی، ابھی تو تفتیش کی گاڑی پٹی پر خرامہ چڑھی ہے، آگے آ کے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ اگلے دن ہمارے لیے ایک اور لاش کا تحفہ لے کر آیا۔ میں قدیر صاحب کو کہہ آیا تھا کہ اگر کوئی بات ہو تو وہ فوری طور پر آ کر مجھے بتائے، اور اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے پہلی ملاقات میں بتایا تھا کہ وہ کبھی کبھی اپنی شکاری بندوق لے کر اس ویرانے کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہ پرندوں کا شکار کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ جہاں سے لاش ملی تھی وہاں سے تقریباً 200 گز آگے گھنے درخت ہیں۔ وہ جگہ کھڈ نالوں والی ہے اور تقریباً 20-25 فٹ گہری ہے۔ درختوں پر اس نے گدھ دیکھے تھے اور ہمیں اطلاع دینے دوڑا آیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں اس کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ ہمارے ساتھ 2 سپاہی اور کانسٹیبل شمشاد بھی تھا۔ ہم اوپر ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور سپاہیوں کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے نیچے بھیج دیا۔ قدیر صاحب نے ہوائی فائر کر کے فی الحال گدھوں کو اڑا دیا تھا، لیکن وہ تھوڑی دور آسمان پر اڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک سپاہی نے نیچے سے آواز دے کر کہا، سر، نیچے آ جائیں، یہاں ایک جوان کی لاش پڑی ہے۔ پھر میں، قدیر صاحب اور کانسٹیبل نیچے چلے گئے۔ وہاں ہمیں آدھی دبی ہوئی لاش نظر آئی۔ چھاتی تک لاش ننگی ہو گئی تھی، دونوں ہاتھ کوہنی تک کھائے ہوئے تھے اور یہ کارنامہ کتوں یا گیدڑوں کا لگتا تھا۔ لاش یقیناً دبائی گئی تھی جسے جانوروں نے آدھا ننگا کر دیا تھا۔ لاش کی حالت دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ابھی گدھ اس تک پہنچے تھے، ورنہ چہرہ سلامت نہ رہتا۔ یہ ایک خوبروت جوان کی لاش تھی، بال گھنگھریالے تھے۔ میں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ باقی لاش کو بھی مٹی سے نکالیں۔ جب ہم تھانے سے چلے تھے تو ہر قسم کا سامان ہمارے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے لاش کو بالکل ننگا یعنی زمین سے نکالنے میں سپاہیوں کو کوئی دقت پیش نہیں آئی۔
मैं पाँव के जोर पर नीचे बैठा और लाश का मुआयना करने लगा। लाश अकड़ गई थी और 2 दिन पुरानी, यानी इसी रात की लगती थी जिसकी सुबह ताहिरा यानी कि मकतूला चूड़ी फरोश की लाश मिली थी। कदीर भी मेरे साथ बैठ गया। इसकी दिलचस्पी देखकर मैं खामोश था। लाश की दाईं पसली में एक गहरा जख्म था जो गुर्दे की सीध में था। ऐसा ही जख्म मुझे बाईं पसली में भी नजर आया और ये जख्म किसी तेज धार खंजर या छुरी के लगते थे। कदीर साहब मुझसे पहले उठ खड़े हुए और जब मैं खड़ा होकर उनके सामने हुआ तो वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोले, थानेदार साहब, कितना जुल्म हुआ है इस जवान के साथ भी। वाकई कदीर साहब, मैंने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। कांस्टेबल शमशाद और सिपाही अपने काम में लगे हुए थे। जब वो फारिग हुए तो कदीर साहब बोले, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिपाहियों को साथ ले जाऊं और चरपाई का बंदोबस्त कर दूं। कदीर साहब, नेकी और पूछ-पूछ, मैंने सिपाहियों को इशारा करते हुए कहा। वो चले गए और हम इस वीराने में लाश के पास तन्हा रह गए। मेरे पास सर्विस रिवॉल्वर मौजूद था जबकि कांस्टेबल के पास राइफल थी जो मौका आने पर आग उगल सकती थी। सर, जरा इधर आएं। कांस्टेबल मुझे तकरीबन 20-25 गज दूर ले गया। मैंने आसपास गौर से देखा तो सारी सूरत हाल वाज़ेह हो गई। वहाँ काफ़ी मिकदार में खून था, ज़मीन धूल वाली थी और खुरे बता रहे थे कि यहाँ लड़ाई हुई है और ये भी पता लगता था कि ताहिरा के साथ जो कुछ हुआ था यहाँ ही हुआ था। बाद में गला घोंटकर इसकी लाश को ऊपर रख दिया गया था, वहाँ जहाँ हमें लाश मिली थी। इससे कातिलों का क्या मकसद था, यह अभी अंधेरे में ही था। मकतूल कदीर साहब के लिए अजनबी था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं जासूसी करूंगा, पता करूंगा, और मैं कदीर साहब को समझ गया था। आप भी समझ गए होंगे यकीनन। तकरीबन 2 घंटे बाद हम थाने पहुंच सके थे। लाश सिपाही अस्पताल ले गए थे पोस्टमार्टम के लिए। इस सारे खटराग में दिन के 2 बज गए थे। एएसआई थाने में नहीं था। शाम से जरा पहले कदीर साहब आ गए। इसके साथ एक मुअज़्ज़िज़ और साहिब हैसियत बंदा भी था। वो परेशान और अंदर बाहर से टूटा फूटा लगता था। मैंने इन्हें इज्जत से बिठाया। कदीर साहब ने तारुफ का फरीज़ा निभाते हुए कहा, थानेदार साहब, ये मलिक निसार हैं। मकतूल इनका बेटा मलिक वकार है। अच्छा, मैंने गौर से मलिक निसार को देखते हुए कहा। वैसे मैं हैरान था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कदीर साहब ज़हीन बंदा था। वो मेरे माथे पर सोच की लकीरें देखकर एक लम्हे के लिए खनखारा और फिर गोया हुआ। दरअसल मलिक निसार साहब थाने की तरफ आ रहे थे। मैं भी चूंकि थाने की तरफ आ रहा था, इसलिए रास्ते में ये सारा मामला हो गया। मैंने मकतूल का हुलिया इन्हें बताया तो ये फौरन बोले, ये तो अपना वकार है। मलिक साहब, मुझे अफसोस है कि शायद आप अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आ रहे थे। मैंने रस्म दुनिया निभाते हुए कहा, थानेदार साहब, ये क्या हो गया? वकार परसों ये बताकर गया था कि शाम तक वापस आ जाएगा, लेकिन वो खामोश हो गया। उसके आंसू रवां हो गए। मैंने इसे दिलासा देते हुए कहा, मलिक साहब हौसला करें और मेरे चंद सवालों का जवाब दें। जी फरमाइए, उसने आंसू पीते हुए कहा। आपका बेटा क्या बता कर गया था कि कहाँ जा रहा है और इस वक्त कितने बजे थे? तकरीबन 3 से ऊपर टाइम हो गया था। उसने कहा था जरा शहर जा रहा हूँ। फिर उसने अपने गांव का नाम बताया था। गांव वीराने से शुमाल की तरफ था, जबकि कदीर साहब की ढोक जुनूब की तरफ। लगता था कि ताहिरा और वकार का आपस में कोई चक्कर था और उन्होंने मिलने के लिए इस वीराने का इंतखाब किया था। हिसाब लगाकर मैंने अंदाजा लगाया कि तकरीबन 4:30 बजे वो वीराने में पहुंच गए होंगे। मैंने मलिक को तसल्ली दिलासा देकर रुखसत करते हुए कहा था कि कल लाश आकर ले जाना। इसके पास मेरी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके जाने के बाद मैं कदीर साहब की तरफ मुतवज्जा हो गया। हाँ तो कदीर साहब, आप किस सिलसिले में थाने आ रहे थे? थानेदार साहब, मैंने जासूसी की है तो पता चला है कि 2 बंदों ने चूड़ी फरोश औरत को इस वीराने की तरफ जाते देखा है। अच्छा, मैं सीधा होकर बैठ गया। इन बंदों को आप साथ नहीं लाए? ओह, गलती हो गई थानेदार साहब। खैर, आप कहते हैं तो अभी लेकर आता हूँ। कदीर साहब खड़े हो गए। नहीं, अब हम सब कुछ संभाल लेंगे। आप जाएं और अपनी आंखें और कान खुले रखें। वो सर हिलाकर और मुझसे मुसाफा करके चले गए। दोहरे कत्ल की ये वारदात पुरस्रार से पुरस्रार होती जा रही थी। यहाँ ये बात भी बता दूं कि राना को मुखबिर औरत ने जो बातें बताई थीं, इनमें ये बात भी थी कि ताहिरा को वीरानी की तरफ जाते देखा गया था।
اگلے دن حسب توقع لاش اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ذکر آگے آئے گا۔ لاش لواحقین لے کر چلے گئے۔ اس دوران رانا اور ہمارے مخبر اپنا کام کر رہے تھے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں اور سپاہی دلاور جھگیوں والے ڈیرے کی طرف چل پڑے۔ ہم باقاعدہ وردی میں تھے۔ وہاں سراسیمگی پھیل گئی۔ یہ ڈیرہ تقریباً 30-32 جھگیوں پر مشتمل تھا۔ ہمیں مکھیا یا سردار کی جھگی میں بٹھایا گیا۔ سردار ایک ہٹا کٹا بندہ تھا۔ عمر 50 سے تجاوز کر گئی تھی۔ آنکھیں ایسی تھیں جیسے سانپ کے زہر کو بطور نشہ استعمال کرنے والوں کی ہوتی ہیں۔ نام مجھے یاد نہیں رہا، اس لیے میں اسے سردار ہی لکھوں گا۔ ہاں سردار جی، کیا آپ طاہرہ کے قتل پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ او جی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جب وہ بولا تو یوں محسوس ہوا جیسے کوئلے سے چلنے والے انجن سے آواز نکلی ہو۔ آپ کا بیٹا اس کا منگیتر تھا، اور شاید آپ تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہو کہ طاہرہ کے ساتھ ایک جوان بھی قتل ہوا ہے۔ مجھے پتہ چل چکا ہے جی، ایسی حرام خوروں کا یہی انجام ہونا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا خیال ہے کہ وہ جوان اور طاہرہ اس ویرانے میں ویسے ہی چلے گئے تھے؟ اس نے ذرا خشک لہجے میں کہا۔ مجھے بھی تاؤ آ گیا۔ میں نے تپے ہوئے لہجے میں سے گھورتے ہوئے کہا، آپ کا بیٹا بھی تو قاتل ہو سکتا ہے۔ آپ یہ بتائیں، آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ وہ تو جی، میں نے دیکھا کہ اس کی عقل ختم ہو چکی ہے اور وہ بھیگی بلی بن گیا ہے۔ بولو بولو، جلدی بتاؤ۔ جناب جی، وہ تو حیدرآباد گیا ہوا ہے چوڑیاں لینے کے لیے، سردار نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کافی دیر اس کے ساتھ مغز ماری کی، لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ آتے آتے میں اسے کہہ آیا تھا کہ جو ہی اس کا بیٹا واپس آئے اسے تھانے بھیج دے۔ سردار کے علاوہ طاہرہ کی سہیلی سے بھی ہم نے اکیلے میں باتیں کی تھیں، جن میں ہمیں اس دوہرے قتل کی واردات کو حل کرنے کے سلسلے میں روشنی کی لکیر نظر آئی تھی۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ڈیرے پر جانے سے پہلے ہم نے جو معلومات حاصل کی تھیں، ان سے یہ پتہ چلا تھا کہ طاہرہ سردار کے بیٹے کی منگیتر تھی۔ تھانے میں آ کر پتہ چلا کہ قدیر صاحب میرے منتظر ہیں۔ میں نے اپنے کمرے میں بیٹھتے ہی انہیں بلا لیا اور ساتھی سپاہی سے یہ بھی کہہ دیا کہ چائے وغیرہ لے کر آئے۔ جب وہ مجھ سے مصافحہ کر کے بیٹھ گئے تو میں نے فغور ان کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہاں مجھے دبا دبا جوش نظر آیا۔ ہاں تو قدیر صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جناب، خبریں ملک نثار کے متعلق ہیں، قدیر صاحب نے دبے دبے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وقار ان کا سوتیلا بیٹا ہے، ان کی بیگم جہیز میں لائی تھیں۔ مختصراً پتہ یہ چلا کہ ملک نثار کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ وقار کی ماں عشرت بیگم نے اپنے خاوند سے طلاق لے کر ملک وقار سے شادی کی تھی اور بیٹے کو بھی ساتھ لے آئی تھی۔ بیٹا بالغ و عاقل تھا، وہ ماں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ ملک نثار اور عشرت بیگم کا کوئی چکر چلا تھا۔ ملک نثار کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ کسی چوڑی فروش کی لاش بھی ویرانے سے ملی ہے۔ اب مقتول وقار کے پوسٹ مارٹم کے متعلق بات ہو جائے۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے واضح طور پر لکھا تھا کہ 2 مختلف ہاتھوں سے خنجر یا چھری کے وار کیے گئے تھے۔ وار جچے تلے ہاتھوں سے کیے گئے تھے اور دونوں گردے چر گئے تھے۔ دونوں زخموں کو دیکھ کر میں نے بھی یہی اندازہ لگایا تھا۔ اگلے دن طاہرہ یعنی کہ مقتولہ کا منگیتر آ گیا۔ وہ اپنے باپ کی بالکل کاپی تھا۔ وہ چہرے سے اتنا پریشان نہیں لگتا تھا۔ نام اس کا اکبر تھا۔ اس نے میرا یہ شک رفع کر دیا۔ اس نے حیدرآباد میں ان دنوں کے مجھے ثبوت بھی دیے جن دنوں یہاں قتل کی وارداتیں ہوئی تھیں۔ چوڑیاں خریدنے کی رسیدیں بھی دکھائیں، ریلوے کے ٹکٹ بھی دکھائے۔ میں نے اسے فارغ کر دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ تھانے میں اطلاع دیے بغیر کہیں نہ جائے۔ اب ان باتوں کا ذکر ہو جائے جو مقتولہ کی قریبی سہیلی رشیدہ سے ہوئی تھیں۔ آج کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے رشیدہ میرے سامنے بیٹھی ہو اور یہ سب باتیں مجھے سنا رہی ہو۔ تھانے دار صاحب، طاہرہ میری گہری سہیلی تھی۔ وہ ڈیرے والوں سے بہت مختلف اور زیادہ حساس تھی۔ کردار کی مضبوط تھی، میری طرح نہیں تھی۔ میں بھی چوڑیاں بیچنے جاتی ہوں۔ میرا خاوند ہے جو سارا دن چرپائی پر پڑا چرس بھرے سگریٹ پیتا رہتا ہے اور کبھی کبھی مجھے مارنے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ یہ پیٹ اور میرا خاوند دونوں بڑے پاپی ہیں۔ چوڑیاں بیچنے سے اتنا پیسہ حاصل نہیں ہوتا جس سے 2 پیٹوں کی آگ بجھانے کے علاوہ خاوند کا نشہ بھی پورا ہو سکے۔
साथ ही इसे नित नए खानों का भी शौक है, इसलिए थानेदार साहब मैं अपनी इज्जत भी बेचती हूँ। हम तो मिट्टी के पुतले हैं थानेदार साहब। लेकिन ताहिरा ने अपनी मंजिल चुन ली थी। वकार से वो मोहब्बत करती थी और इस वीराने में वो दोनों मिलते थे। वकार ने इसे कहा था कि वो इसे शहर ले जाएगा और वो वहाँ कचहरी जाकर शादी कर लेंगे। ताहिरा को अकबर जरा भी पसंद नहीं था, वो भी मेरे खामिद की तरह है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अकबर इतना जीदार और गैरत वाला नहीं है जो गैरत में आकर कत्ल कर दे। आप थानेदार साहब कातिल अपनी दुनिया में ही ढूंढिए, लेकिन एक बात का मुझे जवाब दे दें, अगर आपने कातिल पकड़ भी लिया तो क्या इससे ताहिरा और उसके ख्वाब वापस आ सकते हैं? क्या उसने अपने लिए इज्जत वाला रास्ता चुनकर गलती की थी? मैं इसे क्या जवाब देता? कोई जवाब दे ही नहीं सकता था। लेकिन हमने कातिल पकड़ने तो थे, इन्हें आजाद तो नहीं छोड़ सकते थे। सो इसके लिए हम तफ्तीश के घोड़े दौड़ाते रहे। जिन दो बंदों ने ताहिरा को वीरानी की तरफ जाते देखा था, इनको हमने बुला लिया। वो मेरे कमरे में आए तो इस वक्त एएसआई राणा तनवीर मेरे कमरे में बैठा हुआ था। इनकी उम्रें 30 और 35 साल के दरमियान थीं। एक का रंग गोरा जबकि दूसरा सांवले रंग का था। मैंने और राणा तनवीर ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों आंखों में कुछ इशारे हुए और हमने एक को बाहर भेज दिया। जो हमारे पास रह गया उसका नाम तारिक था जबकि दूसरा अकरम था। तारिक भाई, तुमने उस दिन किस वक्त चूड़ी बेचने वाली को वीरानी की तरफ जाते देखा था? जनाब, इस वक्त तकरीबन 4 बज चुके थे। क्या तुम्हारे पास घड़ी थी? मैंने देखा कि उसकी कलाई पर घड़ी बंधी हुई है। जी हाँ थानेदार साहब, उसने मुझे अपनी घड़ी दिखाई। लेकिन तारिक साहब, आपको उस वक्त घड़ी देखने की क्या जरूरत महसूस हुई थी? अचानक राणा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने देखा कि इस सवाल पर वो सरासीमा नजर आया था। मैंने भी इसे घूरना शुरू कर दिया। वो जनाब, वैसे ही मैंने घड़ी देख ली थी, उसने जवाब दिया। तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आया। चलो, तुमने वैसे ही घड़ी देख ली थी, लेकिन क्या तुम चूड़ी फरोश औरत का ताकुब कर रहे थे? मैंने तेज लहजे में पूछा। मेरे लहजे से वो कांप गया, बोला कुछ नहीं। मैंने घंटी बजाई। चपरासी अंदर दाखिल हुआ तो मैंने इससे कहा, शमशाद को भेज दो। इसके आने पर मैंने तारिक को उसके हवाले करते हुए कहा, इसे अपनी बैरिक में बिठाओ और अकरम को अंदर भेज दो। वो अंदर आया तो मैंने इसे खड़ा रहने के लिए कहा और जारहाना लहजे में पूछा, अकरम मियाँ, तुम्हारा दोस्त तो सच बोलकर चला गया है, अब तुम्हारी बारी है। जनाब, मैं भी सच ही बोलूंगा, उसने दिलेर बनने की कोशिश करते हुए कहा। तुम चूड़ी फरोश औरत का ताकुब क्यों कर रहे थे? तुम दोनों को एक तीसरे शख्स ने उसके ताकुब में वीरानी की तरफ जाते देखा गया था। मैंने इस सवाल में थोड़ा सा झूठ शामिल किया था, हालांकि किसी तीसरे शख्स का वजूद फिलहाल इस कहानी में था ही नहीं। लेकिन ये तीर ठीक निशाने पर जा लगा था। इसका मतलब है वकास ने सब कुछ बता दिया है। मैं हंस पड़ा और मैंने कहा, हाँ यार, वकास तो बड़ा बूढ़ा साबित हुआ है। ये वकास नया किरदार था। जब दिल में चोर हो तो इसी किस्म की बातें जबान से निकल जाती हैं। हमने तारिक को भी बुला लिया, फिर हमने सब कुछ उगलवा लिया। इन तीनों ने ही मिलकर ये वारदात की थी, लेकिन ये सब कुछ मलिक निसार ने करवाया था। वो बहुत बड़ा अदाकार था जिसने थाने में आकर अदाकारी की थी। जैसा कि जिक्र कर चुका हूँ कि वकार इशरत बेगम का बेटा था। बकौल कदीर वो उसको जहेज में साथ लाई थी। बाद की तफ्तीश से ये बात साबित हो गई थी कि इशरत बेगम इतने बड़े बेटे की मां होने के बावजूद भी मलिक निसार पर मर मिटी थी और अपने अच्छे भले खामिन से तलाक लेकर मलिक निसार की बीवी बन गई थी। इधर मलिक निसार ने वकार को दिल से कबूल नहीं किया था। फिर इसे अचानक पता चला कि वकार एक चूड़ी फरोश औरत से मोहब्बत करता है। इसने सोचा, ये तो बेइज्जती वाली बात है। चाहे वकार सौतेला ही सही, इसके खानदान में शामिल तो हो गया है। एक मलिक खानदान का लड़का झुग्गियों वाली चूड़ी फरोश औरत से इश्क करे, ये इसके लिए डूब मरने का मकाम है। वो वैसे भी उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि 2-3 दफा वकार ने उसके साथ बदतमीजी की थी। एक दफा तो दोस्तों के सामने की थी। उसने एक भयानक मंसूबा बनाया। अकरम, वकास और तारिक गुंडे बदमाश थे। वकास तो बाद में सामने आया था। हमने अकरम और तारिक को थाने बुलाने से पहले इनके मुतालिक मालूमात हासिल कर ली थी। मलिक निसार ने इन्हें समझाया था कि कत्ल इस तरह करना है कि शक इसके मंगेतर पर जाए। वकार की लाश को दबाने का मशवरा भी उसी ने दिया था, ताकि बेटे की गुमशुदगी की इत्तला लेकर मेरे पास आए और सारी राम कहानी मुझे सुना दे। लेकिन बुरा हो कुत्तों का, गीदड़ों का और सबसे बढ़कर गिद्धों का।
जिन्होंने सारे मंसूबे का बल्कि सत्यानाश मार दिया। शायद इस तरफ तो किसी का ख्याल भी नहीं गया था। कुदरत तो हर जगह अपना करिश्मा दिखाती है और खून रंग भी लाता है। ये खून जिस तरह किए गए, इनके मुतालिक भी बता दूं, मलिक निसार को ये पता चल चुका था कि वकार और ताहिरा की मुलाकातें कहाँ होती हैं। इसे ये जगह बहुत ही मुनासिब मालूम हुई। इस दिन तारिक और वकार ताहिरा के ताक़ुब में थे। वकार दूसरी तरफ से वीरानी की तरफ जाता था, जहां वकार पहले ही छुपा बैठा था। जब ताहिरा और वकार मुलाकात की मखसूस जगह पर पहुंच गए तो वकास अपनी जगह से निकलकर इस रास्ते पर आ गया जहां तारिक और अकरम को आना था। जब तीनों का मिलाप हो गया तो इस जगह की तरफ बढ़ने लगे जहां प्यार के दो मतवाले बैठे थे। तीनों के पास खंजर थे, वो अब इनके हाथों में थे। ताहिरा और वकार तीनों खंजर बरदारों को अचानक अपने सर पर देखकर बौखलाकर खड़े हो गए। तारिक ने ताहिरा को बाजू से पकड़कर एक तरफ घसीट लिया। वकार ने मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन वकास और अकरम ने इसके पहलुओं में खंजर घोंप दिए। फिर खंजर झटका देकर निकाल लिए और वकार गिरकर तड़पने लगा। वकार खाली हाथ तो था, इस दिन इसे मौत घेर कर वीरानी की तरफ ले गई थी। जब वकार ठंडा हो गया तो तीनों ने जबरदस्ती बड़े बहीमाना तरीके से ताहिरा से मुजरिमाना हमला किया और वो पहले ही वकार की हालत देखकर नीमचा हो चुकी थी। वो इस पर मुजरिमाना हमला करते रहे दरिंदों की तरह और फिर अपनी स्कीम के मुताबिक उन्होंने ताहिरा का गला घोंट दिया। वकार को नीचे जमीन खोद कर दफन कर दिया। जमीन नर्म और शोरा ज़दा थी। अपनी स्कीम के आखिरी हिस्से पर अमल करते हुए ताहिरा की लाश को वो ऊपर ले आए और साथ ही चूड़ियों का टोकरा भी। वो समझ रहे थे कि वो कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन जब इशरत बेगम को सारे हालात का पता चला तो उसने कहा था, मैंने अपने शरीफ और मोहब्बत करने वाले खामिद को ठुकरा दिया था, इसी की मुझे सज़ा मिली है। क्या वाकई ये उसी की सज़ा थी? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ते हुए बता देता हूँ कि हमने मलिक निसार, तारिक और वकास को हवालाए अदालत कर दिया था। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दूँ कि तारिक और अकरम मकतूला को फांसने की कोशिश करते रहते थे और इसे नोट दिखाते रहते थे, लेकिन वो इनके हाथ कभी नहीं आई थी। इसीलिए जब उनको मौका मिला तो उन्होंने उसे बेईमाना तरीके से अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया।